हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 5 में हैं। इसके पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1, 2, 3, 4 कवर किए हैं और लास्ट पार्ट में हमने केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात किया था और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव किया था। अभी आगे वाले पार्ट में हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो बचा था वहां का उसको हम लोग कवर करेंगे। हम लोग सीधा स्लाइड नंबर 13 पे चलते हैं, जहां हमने लास्ट स्लाइड हमने छोड़ी थी लास्ट प्रेजेंटेशन में। डेरिवेशन हमने देखा था। ये फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। हमने एक रिएक्शन ली थी, ए से लेके प्रोडक्ट बनाया था और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यही बताता है कि मेरी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। हमने ए से बात किया था और ये हमने एक इक्वेशन बनाया था। तो यहाँ हमारी लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में हमने यहाँ बात की थी, डिफाइन किया था कि the time required to exactly half of the initial concentration remains, है ना। जब हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं जिस रिएक्शन में आधे टाइम एग्जैक्टली आधा कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगा, हाफ कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। शेल्फ लाइफ को हमने डिफाइन किया था 90%, यानी बचेगा सिर्फ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ओनली 10%, 90% तक के कंज्यूम होगा और उनके बीच का रिलेशनशिप ये लास्ट लेक्चर। इसमें हमारा बचा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कम टू द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which is originally second order but it is made to behave like a first order reaction. It means that कि ये रिएक्शन में आपका काइनेटिक्स जो है, एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, बट इसको बनाया इस तरह गया है या इसको प्रेजेंट या प्रिटेंड इस तरह किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन, एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन रेट। तो कैसे हो सकता है ये? अगेन इट इज वेरी सिंपल। हम लोग ए और बी ऐसे दो चीजें लेते हैं। जैसे हम लोग आगे चलते हैं, यहां पर रेट डिपेंड कर रहा है स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेफरेंस टू स्मॉल चेंज इन टाइम डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। दिस इज एग्जैक्टली द सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन। यहां पर क्या होगा कि ए और बी, अगर मैं इसमें से बी का अमाउंट इतना ज्यादा ले लूं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कि उसका कम होना, कंज्यूम होना कोई सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं प्ले कर रहा है पूरे रिएक्शन के अंदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए एंड बी हमने इक्विमोलर लिए और दोनों से इक्विमोलर ही रिएक्शन हो रही है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए भी एक लिया, ए 1 मोल लिया और बी भी 1 मोल लिया एंड यू आर गेटिंग सम प्रोडक्ट, नो डाउट। अब यहां पर ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, बट वी आर ट्राइंग टू मेड इट इन अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग यहां क्या करेंगे, बी को हम लोग लेंगे 100 मोल और ए को 1 मोल। अब हमें ये मालूम है 100 में से 1 मोल अगर रिएक्ट हो जाता है तो कोई सिग्निफिकेंट कम नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास 100। उस पर रेट डिपेंड करने का क्या, बी पे? बिल्कुल नहीं। तो वी हैव मेड अ सच सिचुएशन इन दैट रिएक्शन इटसेल्फ ऑकर्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर दो इट इज अ सेकंड ऑर्डर, है ना। तो इसमें हम लोगों ने इसका कैसे बनेंगे, तो रेट डीसी बाई डी टी के टू ए पे डिपेंड करेगा, ए लिया, बट ये बी कांस्टेंट है उसके लिए अभी फिलहाल के लिए। ये k2 into constant it resembles k1 and ultimate equation becomes k1a। और ये इक्वेशन किसका है, dc by dt is equal to k1a। this is the first order kinetics and that's why ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे हमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, एसिड, इसी में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। डेफिनेटली यहाँ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में हम लोग बात करेंगे कि H प्लस आयन एम्पल अमाउंट्स में रहेंगे सोल्यूशन में। तो यहाँ पर एसिड जो हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस के लिए ईस्टर पे ही डिपेंड करेगा, एसिड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। At the same time, base catalyze oxidative degradation of prednisolone in aqueous medium. Again, base is in ample amount, तो उसमें से कुछ कंज्यूम हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो इसका आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट इज प्योरली डिपेंड ऑन दी prednisolone।
नाउ मूविंग टुवर्ड द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अगेन द सेम एग्जांपल। तो ये तीनों एग्जांपल हमें ध्यान रखना है। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेस catalyze oxidative degradation of prednisolone and acid hydrolysis of glucose and fructose। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर 1। ये पार्ट पहली बार आया है यहाँ पर, ईच रेज टू पावर 1, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। यहां हम लोग बोल देंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर 1। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। यहां हम लोग अगर देखेंगे तो 1 मोल A प्लस 1 मोल B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और दोनों के ऊपर हमारा रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। ये इक्वेशन अभी हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर में देखा था, तो ये हमें it look like that the rate reaction can be written as rate is equal to minus small change in concentration with reference to small change in time is equal to proportionality constant or rate constant and depends on both the reactant A and B। that's why हमने यहाँ पे A और B दोनों लिखे। यहाँ each raised to power 1 का मतलब है कि A के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी नहीं लगाई है यहाँ पर, ना ही B के ऊपर। एग्जाम्पल्स अगेन, यहाँ जैसे हमने वहां पर बात की थी कि गैरेट एंड कार्पर का एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ हम लोग बात करें गैरेट एंड कार्पर ने हमने बात की थी कि सल्फा ड्रग्स के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो सभी के एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए अच्छी से। यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो वॉकर इन्वेस्टिगेट द सैपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसिटेट विद NaOH एंड शोड इट फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर इथाइल एसिटेट का एग्जाम्पल जिन सैपोनिफिकेशन वैल्यू के साथ हमने दैट मींस देखा है, यहाँ पर सैपोनिफिकेशन विद NaOH, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। जैसे कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोर ब्यूटेनॉल, दिस इज अनदर एग्जांपल। नाउ आगे चलते हैं, डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग। अगेन द सेम रिएक्शन हम लोग लेते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ये हमने देखा था dC/dt, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दोनों 1 मोल था, कोई भी किसी का पावर रेज नहीं था, इसीलिए यहाँ पर -dA/dt, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अगेन इट इज डिपेंड ऑन B, दैट्स व्हाई स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/dt इज इक्वल टू K2, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड A एंड B। तो ये हमने एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लेना है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, that means if small a and small b are the initial concentration of A and B, that is A जो केमिकल है और B जो केमिकल है, इसके शुरुआत के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्मॉल a and small b, and x is the concentration of each species reacting in time t, then the rate law can be written as, यानी x जो कॉन्सेंट्रेशन है ये थोड़े समय बाद में, जिस टाइम पे t हमारा एग्जैक्टली t रहेगा, शुरुआत में तो t इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसीलिए टाइम इज इक्वल टू 0, शुरुआत ही नहीं हुई रिएक्शन की। तो उस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, स्मॉल a, और B का कितना है, तो स्मॉल b। मगर एक टाइम के बाद, जो टाइम को हम लोग t बोल रहे हैं, उसके बाद में आपके पास A एंड B के कॉन्सेंट्रेशन कितने बचेंगे, तो x। इसका क्लियर मीनिंग है आपका यहां पर कि x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज रिएक्ट हो गया है। दैट मीन्स आपके पास x खर्चा हो गया है, शुरुआत में A था, बचेगा कितना, तो A माइनस x बचा आपके पास। अब आपके पास क्योंकि दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में रिएक्ट हो रहे हैं, शुरुआत में कितना था, B था, खर्चा कितना हो गया, x, यानी रिएक्शन में कितना चले गया, x, तो अभी बचेगा कितना, B माइनस x। चलो आगे देखते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा आपके पास, dx/dt, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन जो हमने अभी हमें कंज्यूम हुआ है, और इसका रेट किस पे डिपेंड था, तो कितना बचेगा अभी, A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स पे बचेगा, है ना, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस ऊपर के इक्वेशन को, तो इन सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है कि बोथ A एंड B आर प्रेजेंट इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट A इज इक्वल टू B। अगर ये भी 1 मोल हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी 1 मोल बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोल हुआ, A का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, और उसी टाइम पे B का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल। तो
क्या हम लोग ए और इज इक्वल टू बी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वन ए इज इक्वल टू बी, तो हम लोग एक सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहां पर बी के जगह हम लोग ए पुट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इक्वेशन क्या बनेगा, dx बाई डी टी के टू ए माइनस एक्स, और ये भी ए माइनस एक्स क्योंकि a इज इक्वल टू बी। अगेन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को। इंटीग्रेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, अगेन यहां अब ये पुराना इक्वेशन देखिए आपके पास dx बाई डी टी, तो हम लोग dt को इस साइड में लेके आ जाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है कि dx वाली साइड इस साइड में आएंगे और dt वाली साइड इस साइड में लेके चल जाते हैं। तो dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट का, और यहाँ पे dt आएगा। आगे चलते हैं, तो डेरिवेशन में हमने क्या किया, dx और x वाली साइड इधर लेके आ गए a माइनस एक्स स्क्वायर और k2 यहां। अब इंटीग्रेशन करते वक्त हमने क्या किया, इसको ये ऐसे 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड a माइनस 0, क्योंकि कहां से शुरू हो रही है x की टर्म आपकी, जीरो से, जीरो कॉन्सेंट्रेशन से कहां तक पहुंचे आप कॉन्सेंट्रेशन में, x तक के, यानी बचा क्या है a माइनस एक्स, और अपना बना कितना है तो यक्स हम लोग बोलेंगे। तो जीरो से लेके शुरुआत हुई, यक्स तक पहुंचे। टाइम कितना लगा, जीरो टाइम से लेके आपको टाइम लगा t सेकंड तक के या t मिनट तक के, जो भी आपका यूनिट होगा, ठीक है। k2 इज द कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 0, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे भी हम लोग t माइनस 0, तो ये तो k2 t बन जाएगा सीधा। इसको 1 बाय a करते हैं, आगे वाला इक्वेशन देखो। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे तो इट लुक लाइक दिस, a माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में है। अब ये माइनस ब्रैकेट में होने से और उसके बाहर माइनस होने से ये प्लस बनेगा, तो क्या बनेगा, a माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस, ब्रैकेट के नीचे हम लोग बोलेंगे a इंटू ए माइनस एक्स। तो अब इसको आगे देखो तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगा आपको। अगेन यू कैन सॉल्व इट, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ऐसा मिलेगा आपको, जो हम लोग बात करें कि a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, जहां क्योंकि माइनस प्लस के साथ हम लोग बात करेंगे, तो ये दोनों चीजें ये कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये a, और आपके सामने ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं, एंड k2 इज इक्वल टू 1 बाय 80 x बाय a माइनस एक्स से हमारा इक्वेशन मिला। दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आगे चलते हैं, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b देन इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा, हम लोग इसको डायरेक्ट इक्वेशन को लिखते हैं। आप मार्टिन रेफर करो या सुब्रमण्यम स्वामी की किताब रेफर करो, दोनों ने भी इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके जो फाइनल फॉर्मूला बना है उसको लिखा है, हम लोग उसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन 2.303 टाइम a माइनस बी, क्योंकि a और b अभी सेम नहीं है इसीलिए a माइनस बी यहां पे लिखा हमने, ये सेम नहीं होने की वजह से, log ऑफ b बाय a माइनस एक्स, log ऑफ a b माइनस एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन बना। ये इक्वेशन आप किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ t b माइनस a लिया तो आपका ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, जो अगर a और b इक्वल नहीं हो, क्योंकि हमने डेरिवेटाइजेशन को सिंपल करने के लिए a और b को इक्वल दिखाया था वहां पर। चलो आगे चलते हैं, दिस इज द ग्राफ, इट शोज द टिपिकल ग्राफ फॉर द व्हेन a इज इक्वल टू b। तो यहाँ x, ये x बाय ए, ये जो हमारा एक्सिस है x बाय ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जब a और b इक्वल नहीं होगा तो log ऑफ b a माइनस एक्स, a b माइनस एक्स के वर्सेस हम लोग टाइम निकालेंगे। इसका स्लोप सीधा k2 निकलेगा आपका, इसका स्लोप आपका a माइनस बी k2 2.303 निकलेगा। हाफ लाइफ के लिए हमको सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग 1 बाय 80 x बाय ए, अब हमें मालूम है कि यहां हम लोग टाइम की वजह से रुकते हैं, हम लोग इसको आगे के पार्ट में कवर करते हैं, हम लोग हाफ लाइफ के पार्ट को, ठीक है। यहाँ ये इतना ही छोटा सा पार्ट बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।